ओके सो तो थॉर की फोर्थ मूवी बोले तो थॉर लव एंड थंडर अभी कुछ दिन पहले ही सिनेमाघरों में आ गई और मूवी अच्छी थी, लेकिन इसको सिर्फ अगर एक स्टैंड अलोन थॉर की मूवी की तरह देखोगे तभी अच्छी लगेगी। मूवी का प्लॉट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी है। कुछ भी मल्टीवर्स का चोचला या फिर कोई भी मार्वल फेज 4 का चोचला यहाँ पर नहीं दिखाया गया अपने को। सिर्फ थॉर की स्टोरी, इसके प्यार की स्टोरी और इसके विलेन की स्टोरी दिखाई गई है, सिंपल। तो चलो सब पे बात करते हैं एकदम डिटेल पे, बट उससे पहले आपको पता ही है क्या करना है। सब्सक्राइब बटन पे जाके कूद पड़ो, टूट पड़ो या फूट पड़ो, जो भी करना है सब्सक्राइब करो। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो मूवी स्टार्ट होती है और तुरंत सबसे पहले शॉट में ही अपने को विलेन को दिखा दिया जाता है, बोले तो गॉर को। इसकी स्टोरी दिखाई जाती है कि गॉर आखिर विलेन कैसे बना और इसको द गॉड बुचर का नेम कैसे मिला। तो गॉर की एक छोटी सी बेटी थी जिसके सामने इसकी गोदी में ही भूख की वजह से मर जाती है, जिससे ऑब्वियसली गॉर का दिल टूट जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा बुरा इसको तब लगता है जब ये अपने गॉड, अपने भगवान के सामने आता है, गॉड रापू, और ये सच्चा वाला भक्त था उनका। और ये सोच रहा था कि इसके गॉड इसकी बेटी की जान बचा लेंगे और इसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा विश्वास करता था अपने गॉड पे। बट वो गॉड एकदम करप्ट होता है। उसका कहना होता है कि भक्त को तो मरना ही पड़ता है अपने भगवान के लिए। भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। और वो इसका और इसकी बेटी की मौत का मजाक भी बना रहा होता है। और यहाँ पर साइड में एक डेड बॉडी पड़ी होती है जिसके साइड में एक स्वॉर्ड होती है जिसको बोलते हैं नेक्रोसॉर्ड। तो रापू बताता है कि ये तलवार एक श्रापित तलवार है जिसके अंदर पावर है कि किसी भी गॉड को जान से मार सकती है। बोल सकते हो कि रापू यहाँ अपनी खुद की मौत का स्पॉइलर दे देता है गॉर को, क्योंकि गॉर जो इतना गुस्से में था अपनी बेटी की मौत को लेके, तो ये उसी स्वॉर्ड का यूज करके उस रापू को जान से मार डालता है। ये स्वॉर्ड खुद एक्चुअली में गॉर के पास आई थी, क्योंकि बताया मैंने वो श्रापित थी और अपने को इससे पहले बताया था कि वो स्वॉर्ड वो अपने होस्ट को बहुत ज्यादा पावर तो देती है, बट ये अपने होस्ट को पूरी तरह से ईविल भी बना देती है और उसको अंदर ही अंदर से मारने भी लगती है। तो पावर तो मिलती है बट उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और इसी वजह से गॉर इसकी स्किन डार्क होने लगती है, ये ईविल विलन टाइप दिखने लगता है और फिर धीरे धीरे करके नन का भाई बन जाता है। और फिर ये कसम खाता है कि ये सभी गॉड्स को जान से मारेगा और फिर ये थ्रू आउट द मूवी ऐसा करता भी है। लोग इसको गॉड बुचर नेम से बुलाते हैं। हालांकि मूवी में इसको सिर्फ एक ही गॉड को लाइव मारते हुए दिखाया गया है, यही रापू को। थोड़े और मर्डर्स दिखाते तो थोड़ा और खूंखार लगता है ये, बट कोई ना। गॉर की जो स्टोरी अपनों को यहाँ दिखाई गई है ये एकदम कॉमिक से ली गई है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया इसकी स्टोरी में। हालांकि वो जो सॉर्ड है नेक्रोसॉर्ड, कॉमिक्स में सॉर्ड बिलोंग करती थी नल को, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। सिम्बियोट्स बोले तो वही अपना वेनम। नल ने ये सॉर्ड खुद क्रिएट करी थी सभी सेलेस्टियल्स को मारने के लिए, उसका कुछ पर्सनल मैटर था। अब मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया इसके बारे में, बट सिम्बियोट्स ऑफिशियली एमसीयू में आ चुके हैं, तो मे भी फ्यूचर में कोई कनेक्शन देखने को मिले। और मूवी में सॉर्ड के अंदर एक और पावर घुसेड़ दी गई है, शैडो रेल्म की पावर। गॉर इस सॉर्ड से शैडो मॉन्स्टर्स को बुला सकता था। कॉमिक्स में शैडो रेल्म और इसके शैडो मॉन्स्टर्स ये एकदम अलग टॉपिक है, इसका नेक्रोसॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इस चीज के कि शैडो रेल्म वाली प्लेस ये भी नल के अंडर ही बिलोंग करती थी कॉमिक्स में, और यहाँ के मॉन्स्टर्स को सोल मास्टर्स बोला जाता था। तो गॉर जो यहाँ पर मॉन्स्टर्स बुलाता है वो सोल मास्टर्स जैसे ही लग रहे होते हैं, बट स्टिल एमसीयू में इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पर मार्वल के लोगों के बाद अपने को थॉर की बैक स्टोरी बताई जाती है, जो सभी फैंस को पता ही होगी कि थॉर बाहर से जितना भी कठोर लगे अंदर से बेचारा टूटा हुआ होता है। इसकी माँ, इसका बाप, इसका भाई, इसकी बहन, इसका दोस्त, सबके सब इसकी नजरों के सामने ही मर गए थे, बट स्टिल बंदा स्माइल करता है। सीखो कुछ इससे। और इसका और जिन का जो लफड़ा हुआ था वो भी सबको याद होगा। किसी टाइम पे दोनों एकदम साथ में थे, बाबू सोना टाइप, बट फिर अलग अलग हो गए थे। अपने को आगे जेन और थॉर की लव हेट स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर थॉर और जेन इनका एकदम मस्त चल रहा था, प्यार में डूबे हुए थे दोनों, वही बाबू सोना। बट फिर धीरे धीरे दोनों के काम की वजह से, स्पेशली थॉर के काम की वजह से, जिसको एक साइड पे दुनिया बचानी होती थी, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगी थी। और फिर ऐसे ही एक दिन जेन ने थॉर से टाटा बाय बाय बोल दिया, वो भी फेस टू फेस नहीं, लेटर के थ्रू। मतलब ब्रेकअप हो गया था दोनों का। तो थॉर की लाइफ में एक ही चीज जो अच्छी बची थी वो भी चली गई थी, लेकिन स्टिल अपने थॉर मियां मुंह में स्माइल लेके घूमता है और दुनिया बचाता है। ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज के साथ होता है। एंड गेम के एंड से याद होगा थॉर इनके साथ चला गया था, न्यू जर्नी पे निकल गया था, तो स्टिल ये उन्हीं के साथ ही होता है। और ट्रेलर से पता ही चल गया था कि थॉर वापस से अपने ओल्ड लुक में आ गया था, मतलब वही फिट एंड फाइन वाला लुक। और अपने को एक मिशन पे भी दिखता है ये, जहां पर इसने पूरी टीम के साथ, याद रखना, पूरी टीम के साथ एलियंस को मारा था और जंग जीत ली थी। और इस जंग को जीतने के बदले में एज अ गिफ्ट इसको 2 बकरियां मिली थी, जो पूरी मूवी भर चिल्लाती रही यार। ये बकरियां मूवी में तो नॉर्मल लगती हैं, बट ये डायरेक्ट कॉमिक्स से उठाई गई हैं। कॉमिक्स में इन दोनों के नेम भी होते हैं, टूथ gnasher एंड टूथ ग्राइंडर। एंड नॉर्स मिथोलॉजी की अगर बात करें तो वहां पर भी थॉर के पास 2 गोट्स होती हैं जिनके नेम होते हैं टेंग्रानेशर और खुद ही पढ़ लो। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि मैथोलॉजी से दोनों बकरियों को उठाया गया है।
एनीवे नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं अपनी भाभी जेन के बारे में, जिनको इस मूवी में स्पेशली बुलाया गया इतने सालों बाद। इनके फर्स्ट सीन में अपने को दिखाते हैं कि जेन ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट बन चुकी होती है। अब इतनी फेमस की साइड वाला बंदा इसी की बुक पढ़ा होता है। यहाँ पर 2 लोग के कैमियोज दिखाए गए अपने को। पहले तो डार्सी लुइस, लास्ट टाइम अपन ने इसको वांडाविजन में देखा था, और सेकंड डॉक्टर एरिक सेल्विग। ये तीनों फर्स्ट थॉर मूवी के बेस कैरेक्टर्स थे, तो इनको दिखाना तो बनता था। सो ट्रेलर से सबको ये भी पता चल गया था कि जेन फॉस्टर, बोले तो अपनी भाभी जेन, ये माइटी थॉर बन गई थी। बस यही देखना बचा था कि कैसे। तो यहाँ अपने को पता चलता है कि जेन को कैंसर होता है, वो भी लास्ट स्टेज कैंसर। मतलब अपनी भाभी जी मरने वाली होती हैं, और इसने सारी मेडिकल साइंटिफिक चीज़ें करके देख ली थी, बट इसकी कंडीशन सही नहीं हो पा रही थी, ये स्टिल मर रही थी। तो अब लास्ट में जेन ये मैजिक के साइड जाती है। होता यह है कि थॉर का हथौड़ा जिसको हेला ने तोड़ दिया था, वो जेन को अपनी तरफ बुला रहा था, ऐसा जेन का कहना था। और जेन जब उस टूटे फूटे हथौड़े के पास पहुंची थी तो तुरंत ही तूफान आने लगा था, और नेक्स्ट शॉट में अपनी भाभी जेन ये माइटी थॉर बन गई थी। ज़्यादा कुछ तीन झाम अपने को नहीं दिखाया गया कि कैसे बनी, क्यों बनी। वो इसीलिए क्योंकि कॉमिक्स में भी काफ़ी हद तक ऐसा ही हुआ था। म्योलनीर की पुकार सुनाई दी थी जेन को, और ये जैसे ही उसके पास पहुंची थी तो ये थॉर बन गई थी। हालांकि मूवी में अपने को इसका रीज़न बताया गया है कि जेन कैसे थॉर बनी। इसके पीछे वर्दीनेस वाला कोई सीन नहीं था, बल्कि थॉर ने अनजाने में अपने हथौड़े पे एक प्रोटेक्शन स्पेल लगा दी थी कि जेन को हमेशा प्रोटेक्ट करना, सेफ रखना। इसी वजह से बोल सकते हो कि जेन खुद म्योलनीर के पास नहीं गई थी, म्योलनीर ने इसको बुलाया था। बट अपने को आगे पता चलता है कि जेन, इसको जो कैंसर था, सो हथौड़े की पावर्स के बावजूद वो सही नहीं हो रहा था, बल्कि इसकी रियल हालत और बिगड़ रही थी। जब ये थॉर बनती थी तब इसके पास फुल पावर एंड स्ट्रेंथ होती थी, बट अंदर ही अंदर इसकी रियल बॉडी वो वीक होती जाती थी। इसको एकदम नेक्रोसॉर्ड से कंपेयर कर सकते हो, जैसे गॉर के पास होती है। वहाँ उसको पावर्स मिली उस सॉर्ड से, बट वो स्टिल मर रहा होता है। सेम जेन के साथ भी होता है, पावर्स तो मिली लेकिन ये भी मर रही होती है। रीज़न इसका यही होता है कि वो एक्चुअल में कोई गॉड नहीं है जैसे अपना थॉर है, ना ही जेन एसगार्डियन होती है। हथौड़ा इसके पास सिर्फ उस प्रोटेक्शन स्पेल की वजह से होता है, तो मतलब अंदर से प्योर ह्यूमन ही होती है ये। इसी वजह से इसको थॉर की तरह इमॉर्टैलिटी नहीं मिली होती। नाउ अब अपने को न्यू एसगार्ड दिखाते हैं, जो एक टॉन्सबर्ग नेम की प्लेस पे होता है, और ये न्यू एसगार्ड पूरी तरह से एक टूरिस्ट प्लेस बन गई होती है, और मेन हेड इसकी ऑब्वियसली वेलकरी होती है। लोग यहाँ पर घूमने फिरने मौज करने आते हैं, स्पेशली थॉर की स्टोरी जानने के लिए आते हैं। यहाँ पर अगेन रैग्नारॉक जैसे नाटक चल रहा होता है, जितनी कास्ट पहले थी वही सेम कास्ट को दोबारा दिखाया गया है, बस हेला न्यू आ गई होती है। और अभी जो मिस मार्वल सीरीज चल रही है उसमें एपिसोड 1 में एवेंजर कॉन दिखाया था, तो वहाँ पर इसी टॉन्सबर्ग के टूर के बारे में मेंशन किया गया था, तो काफ़ी अच्छा रेफरेंस था ये वहाँ पर। खैर, अब इस साइड गॉर का न्यू टारगेट ये न्यू एसगार्ड ही होता है। ये थॉर को उसकी फ्रेंड सिफ बताती है जब थॉर एक मरे हुए गॉड के पास जाता है। ये सीन ट्रेलर में भी दिखाया गया था, और ये पूरा सीन टोटली डिट्टो कॉपी है कॉमिक्स से, सिर्फ कॉर्ग ये बंदा अलग से डाला गया है। तो इस पॉइंट में थॉर को गॉड बुचर के बारे में पता चलता है, और जब गॉर अब न्यू एसगार्ड आने वाला होता है तो ऑब्वियसली थॉर वहां पर जाता है, बट उससे पहले अपनी टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से टाटा बाय बाय बोलता है। ये वाला सीन भी बहुत फनी था। यहाँ पर पीटर, बोले तो स्टार लॉर्ड, ये अच्छा वाला ज्ञान देता है थॉर को प्यार को लेके। इसका भी दिल टूटा होता है, सबको पता है, गमोरा की वजह से। और फिर गार्डियन से अलग चले जाते हैं, और थॉर एंड कॉर्ग ये अलग चले जाते हैं, और वो लोग उन 2 बकरियों को भी इनके हवाले ही छोड़ के गए थे। बहुत से लोगों की कंप्लेन है कि गार्डियंस को इस मूवी में बहुत कम शो किया गया है, इनको और शो करना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से एकदम सही किया है, क्योंकि मूवी थॉर की थी और उन सबको घुसेड़ के यहाँ पर खिचड़ी ही पकती और कुछ ना होता। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज में कैरेक्टर्स भी इतने सारे हैं, तो उनको उनकी ही आने वाली फिल्म वॉल्यूम 3 में अगर अपन देखें तभी अच्छा रहेगा। सो अब गॉड न्यू एसगार्ड में अटैक करता है, और उसी के साथ थॉर, वेलकरी ये सब भी यहाँ आ जाते हैं सबको बचाने के लिए। और फिर इस पॉइंट में फाइनली थॉर अपनी जानेमन दिलरुबा से टकराता है, जो अब इसी की तरह बन गई होती है, लेडी थॉर, आई मीन माइटी थॉर। यहाँ पर इन दोनों के जो कॉस्ट्यूम्स है ये एकदम डिट्टो कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स हैं। ये लिटरली बहुत ज़्यादा जहर लग रही होती हैं दोनों की कॉस्ट्यूम्स, स्पेशली थॉर की। वैसे इनकी ऑसम कॉस्ट्यूम्स और वेशभूषा देख के ही याद आया मेरे को कि आप लोग भी इनकी तरह ही मस्त मस्त क्लॉथिंग आइटम ले सकते हो, अपनी वेशभूषा बदल सकते हो। एक वेबसाइट है redwolf.in, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको ढेर सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो भी आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के। और आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मतलब ज़रूर मार्वल के फ़ैन हो गए, तब तो आपको एक बार चेकआउट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्वल की ऑफिशियल मर्चेंडाइज देखने को मिलेगी। जैसे एकदम लेटेस्ट थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, सो आप उनको बाय कर सकते हो और दुनिया को अपना और मार्वल का जलवा दिखा सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाएगी टी शर्ट्स की, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने पर्सनली यूज़ करी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और साथ में हुडीज़ वगैरह भी हैं, और ढेर सारी अदर एसेसरीज़ भी हैं, जैसे कैप्स हो गई, मग्स, नोटबुक्स एंड स्टिकर्स। और अगर मार्वल फैन नहीं हो आप, लेकिन मेरी तरह मूवीज़ एंड सीरीज़ के फैंस हो, तो यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे फेमस कंटेंट और डिफरेंट कैरेक्टर्स की चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें हैं, तो वेट किसका कर रहे हो भाई। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, बस उस पर क्लिक मारो, सीधे आप वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को ऐड टू कार्ट कर लो। और फिर लास्ट में मेरा कूपन कोड यूज़ ज़रूर करना, लिसन टू मी, स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में भाई तुमको। नाउ बैक टू द मूवी। सो अब यहाँ इनकी फाइट होती है, थॉर फर्स्ट टाइम फेस टू फेस आता है गॉर के।
बट गॉर यहाँ पर गॉड ऑफ थंडर को नहीं मार पाता, बल्कि यहाँ से कुछ बच्चे चुरा के ले जाता है, किडनैप करके ले जाता है। क्यों ले जाता है उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल थॉर और जेन इनका ऑकवर्ड वाला रियूनियन होता है। यहाँ पर जेन को लग रहा था कि इनको बिछड़े हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, बट थॉर के अकॉर्डिंग 8 साल 7 महीने 6 दिन हुए होते हैं। इससे पता चल रहा होता है कि जेन ये ब्लिप में गायब हो गई थी 5 साल के लिए, तभी इसको टाइम का पता नहीं चला। सो अब ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिर कैसे बच्चों को वापस लाना है। यहाँ पर उन्हीं सब बच्चों में से एक हेमडाल का बेटा भी होता है, एस्ट्रिड, अगेन आई मीन एक्सेल। इसने अपना नेम चेंज कर लिया होता है, एक बैंड के ऊपर रखा होता है। तो हेमडाल की पावर्स की तरह इसके पास भी पावर्स होती हैं, अखियों से जादू करने वाली। इसका यूज करके थॉर को पता चल जाता है कि गॉर शैडो रेल्म में है। सो उस रेल्म में गॉर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, सो उससे लड़ने के लिए इनको टीम चाहिए होगी। एवेंजर्स तो अब यहाँ पर है नहीं, तो ये प्लान बनाते हैं बाकी गॉड्स की हेल्प लेने का। और फिर ये लोग जाते हैं ओमनीपोटेंट सिटी। ये सिटी कॉमिक्स में काफी फेमस है, काफी बार इसका नेम लिया गया है, बट अब MCU में इसको फर्स्ट टाइम दिखाया गया है। यहाँ पर जितने भी मेन गॉड्स होते हैं वो सब आते हैं, उनकी सभा बैठती है, काउंसिल ऑफ गॉड-हेड्स बोलते हैं इनको। और यहाँ पर लिटरली बहुत सारे गॉड्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग माइथोलॉजी के। अपना खुंशु गॉड मिसिंग था वैसे, मून नाइट वाला, बट स्टिल काफी होते हैं यहाँ। और जब थॉर लोग यहाँ से जाते हैं तब अपने को 2 सेलेस्टियल्स भी देखने को मिलते हैं एग्जिट पे। सेलेस्टियल्स की डार्क हिस्ट्री अपने को इटर्नल्स में दिखाई गई थी, बट शायद यहाँ पर इनको एज अ गॉड ही मानते होंगे ये लोग, तभी ये लोग खड़े होते हैं वहाँ पर। खैर इस सभा में थॉर ये लोग छुप के आते हैं और फिर लास्ट में एंट्री होती है ज़्यूस की, गॉड ऑफ द गॉड्स, बोले तो देवों के देव महादेव, लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी में। इसकी एंट्री सच में बहुत बवाल थी। इसका हथियार भी इसके पास होता है, थंडरबोल्ट। ये भी मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एकदम सही है। हालांकि यहाँ ज़्यूस का जितना नाम था, थॉर भी बहुत बड़ा वाला फैन था इसका, बट बाद में यही होता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्योंकि ये सच में बहुत बुरा होता है, जैसे वो रापू गॉड था। थॉर इसके सामने आता है और ज़्यूस पहले तो इसकी पूरी इज्जत उतार देता है भरी सभा के सामने। यहाँ पर अपन थॉर के बैक पे लोकी का टैटू देख सकते हैं, जो ऑब्वियसली इसने उसके मरने के बाद बनवाया होगा उसकी याद में, भाई भाई का प्यार। और फिर थॉर ये गॉर के बारे में बताता है ज़्यूस को, बट ज़्यूस का कहना होता है कि गॉर इतना बड़ा वाला कोई थ्रेट नहीं है, इसको परवाह नहीं होती जितने भी गॉड्स मरे। इवन ज़्यूस को गॉर के बारे में पहले से ही पता था, बस ये दुनिया को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था ताकि बाकी गॉड्स डरे ना। बट इस पॉइंट में गॉर का मेन प्लान पता चलता है हम सबको, जो खुद ज़्यूस ही बताता है। गॉर जा रहा होता है इटर्निटी के पास। इटर्निटी बहुत वाइड चैप्टर है कॉमिक्स में। इटर्निटी और इसकी बहन इन्फिनिटी, ये दोनों एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी होते हैं। कॉमिक्स में बेसिकली इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बट जब ये ह्यूमन से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब ये अपना एक ह्यूमनॉइड फॉर्म बना लेते हैं। हालांकि ये ज्यादातर टाइम छोटे मोटे इवेंट्स में शामिल नहीं होते, मतलब जब तक कोई बड़ा कांड नहीं होता तब तक ये नहीं दिखते हैं। और इस मूवी में इतना ज्यादा कुछ बताया और दिखाया भी नहीं गया इनके बारे में। मूवी में बस इतना बताया है कि इटर्निटी ये पूरे यूनिवर्स के सेंटर में होता है या होती है, और उसके पास जो भी लिविंग बीइंग सबसे पहले पहुंचेगा उसकी एक विश पूरी कर दी जाएगी, कोई भी विश, नो कंडीशंस अप्लाइड। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के लिए एक डोर को अनलॉक करना पड़ता है, और उसकी चाबी क्या है और कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। वेल ये विश कंप्लीट करने वाले सीन ऐसा कॉमिक्स में कुछ नहीं था, इसको स्टोरी में अलग से डाला गया है। सो यही मेन प्लान होता है गॉर का, ये एक एक करके सभी गॉड्स को मारे। इससे अच्छा इटर्निटी के पास जाके एक विश में ही सभी गॉड्स को खत्म कर सकता है। और ज़्यूस इसीलिए टेंशन फ्री था, क्योंकि इसको लग रहा था कि गॉर को वो इटर्निटी तक पहुंचने की चाबी कभी नहीं मिलेगी। सो नाउ यहाँ पर थॉर लोग जिस चीज के लिए आए थे, बड़ी सी टीम बनाने के लिए, तो ऐसा तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है ज़्यूस के साथ, और ज़्यूस गॉर को मार डालता है, जिसके बदले में थॉर ये अपने ही आइडल ज़्यूस को जान से मार डालता है, वो भी उसी के ही हथियार से, घंघोर बेइज्जती ही। हालांकि कॉर्ग यहाँ पर मरा नहीं था, उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही पार्ट जिंदा होता है, उसका फेस, उसका थोपड़ा। और कॉर्ग की तरह ही ज़्यूस भी मरा नहीं होता। पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने को पता चलता है कि वो जिंदा होता है, जिसपे एकदम लास्ट में ही बात करेंगे। सो अब थॉर की टीम यहाँ से ज़्यूस का हथियार थंडरबोल्ट चुरा के निकल लेते हैं, और इन लोगों को लगता है कि इनके पास आर्मी नहीं है तो क्या हुआ, इनके पास थंडरबोल्ट तो है गॉर से लड़ने के लिए। बट गॉर के प्लान एकदम अलग होते हैं। वो एक्चुअली में किसी और ही हथियार के पीछे पड़ा होता है, स्टॉर्म ब्रेकर के। सबको पता है कि स्टॉर्म ब्रेकर के पास पावर होती है कि इससे बाइफ्रॉस्ट ओपन हो सकता है। तो अपने को आगे पता चलता है कि इटर्निटी के डोर को अनलॉक करने की चाबी बाइफ्रॉस्ट ही होती है। तो इसीलिए गॉड न्यू एसगार्ड आया था, और थॉर से ज्यादा ही इसके हथियार में इंटरेस्टेड था, और इसीलिए इसने बच्चे किडनैप किए थे ताकि इसको कहीं ना जाना पड़े, बल्कि थॉर इस तक खुद आ जाए। और लास्ट में ऐसा ही होता है, थॉर अपनी टीम के साथ खुद गॉर की रेल में आ जाता है। इस सीन से पहले अपने को भाभी और भैया के बीच में थोड़ा पैचअप होते हुए दिखाया जाता है। इनकी केमिस्ट्री का चैप्टर दोबारा स्टार्ट हो जाता है, और जीन ये तक बता देती है कि इसको कैंसर है और ये मर रही है। बट इस टाइम पे कैंसर से ज्यादा उन बच्चों को बचाना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ये सब गॉर के अड्डे पे जाते हैं और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉर की एंट्री यहाँ पर बहुत ही बवाल थी, परफेक्ट विलेन टाइप थी, और इनकी फाइट भी अच्छी होती है, जहाँ पर गॉर ये वैल्करी को इंजर्ड कर देता है, उसकी किडनी शहीद हो जाती है, और जेन की हालत भी बिगड़ रही होती है कैंसर की वजह से। सो लास्ट में थॉर को यहाँ से भागना पड़ता है मजबूरी में। ये बाइफ्रॉस्ट को ओपन करता है, और ये सब तो सही सलामत वापस से एसगार्ड पहुंच जाते हैं, बट वो चाबी, वो स्टॉर्म ब्रेकर, वो गॉर अपने पास रख लेता है। सो अब यहाँ पर थॉर अकेला बचता है लड़ने के लिए। जेन लड़ने की हालत में अब नहीं होती, और थॉर को समझ में भी आ जाता है कि म्योलनीर, इसकी वजह से जेन मर रही होती है।
तो ये सीधे बोल देता है उससे कि मुन्ना तुम अब कुछ नहीं करोगी, तुम बस खाओगी और हॉस्पिटल में पड़ी रहोगी क्योंकि वो जानता था कि अगर जेन एक और बार माइटी थॉर बनी तो वो मर जाएगी। ये पूरा सिनेरियो भी काफ़ी हद तक कॉमिक्स वाला ही है। वहाँ पर भी जेन हॉस्पिटल में ही थी, बस वहाँ पर फाइट एसगार्ड में चल रही थी। तो अब लास्ट में थॉर ये अकेला फाइट करने जाता है गॉर से। गॉर ने पहले ही स्टॉर्मब्रेकर से डोर ओपन करने के लिए लगा दिया था। धीरे धीरे डोर अनलॉक हो रहा था और थॉर अब अकेले तो गॉर और उसकी पूरी आर्मी से फाइट नहीं कर सकता था। तो ये जितने भी बच्चे थे यहाँ पर उन सबको अपनी थॉर की पावर्स थोड़ी देर के लिए किराए पे दे देता है। मतलब वो सभी चिंटू पिंटू थोड़े टाइम के लिए थॉर बन जाते हैं। इस पावर का यूज थॉर ने पहले कभी नहीं किया था एंड थ्योरीज के हिसाब से ऐसा सिर्फ थंडरबोल्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तो टेक्निकली ये थॉर की नहीं बल्कि थंडरबोल्ट की पावर होती है, पर जो भी था बहुत बवाल था। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी चिंटू पिंटू लोग यहाँ पर हैं इनमें सभी मेन एक्टर्स के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, रियल लाइफ बच्चे। जैसे क्रिस हेम्सवर्थ के तीनों बच्चों का यूज़ किया गया है मूवी में। मूवी के डायरेक्टर के भी बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। सेम मूवी के विलन क्रिश्चियन बेल के भी बच्चे हैं और साथ में नेटली पोर्टमैन के भी। तो फुल नेपोटिज्म वाला माहौल है। आई एम सॉरी, डायरेक्टर ने पहले ही बोल दिया था जोक की तरह कि सभी बच्चों को यहाँ पर एज अ फ्री स्लेव्स की तरह यूज़ किया गया है। एनीवे इस जगह पर अपने को कुछ स्टैचूज देखने को मिलते हैं बड़े बड़े। आई थिंक 6 फेस होते हैं यहाँ पर दोनों साइड पे। तो जहाँ तक मुझे पता है तो राइट साइड में सबसे पहला एक सेलेस्टियल का फेस होता है जो नीचे गिर के टूट जाता है। देन उसके बगल में वॉचर का फेस होता है। व्हाट इफ सीरीज में सबने देखा होगा इस वॉचर को। और इसके बगल में स्टैचू होता है द लिविंग ट्राइब्यूनल का। इसका स्टैचू इसके पहले लोकी सीरीज में दिखाया गया था एंड अभी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसका पूरा यूनिवर्स दिखाया गया था कुछ सेकंड्स के लिए, जहां पर ये लाइव देखने को मिले थे लिविंग ट्राइब्यूनल्स। सो ये थी एक साइड एंड लेफ्ट साइड में सबसे पहला स्टैचू आई थिंक ये इन्फिनिटी का होता है, वही जो मैंने बताया था अभी, इटर्निटी की बहन इन्फिनिटी। और इसके बगल में मैं श्योर तो नहीं हूँ बट शायद ये ज़्यूस का फेस होता है, गॉड ऑफ द गॉड्स। और फिर इसके बगल में लास्ट स्टैचू होता है डेथ का। हुड पहने हुए एक स्केलेटन फिगर होता है इसका। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेथ ये थैनोस की लवर होती है कॉमिक्स में। उसके प्यार में दीवानी होती है, इतनी ज़्यादा दीवानी होती है कि इसने थैनोस को इम्प्रेस करने के लिए आधा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया था। वापस आते हैं तो लास्ट में थॉर ये गॉर के हाथों मरने वाला होता है, बट इतनी देर में हॉस्पिटल में जेन इसकी आत्मा जाग जाती है। म्योल्निर इसके पास आता है तो इसको थॉर की जान बचाने के लिए जंग के मैदान में आना पड़ता है। थॉर इसको देखते ही समझ जाता है कि जेन यहाँ पर मर जाएगी। सो अब थॉर एंड माइटी थॉर ये दोनों मिलकर गॉर के नेक्रोसॉर्ड को तोड़ देते हैं, जिससे जो कर्स था इस पे वो हट जाता है। लेकिन गॉर यहाँ पर एक तरीके से जीत जाता है क्योंकि इटर्निटी का डोर अब तक ओपन हो चुका था और गॉर सबसे पहला लिविंग बीइंग होता है जो इटर्निटी तक पहुंचा था। तो इसकी जो भी विश होगी वो पूरी कर दी जाएगी। ये लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ इनके सामने इटर्निटी होती है या होता है पता नहीं। वेल ये प्लेस काइंड ऑफ सोल वर्ल्ड जैसी लग रही होती है, वही जहाँ पर सोल स्टोन मिलता था सबको। और यहाँ पर थॉर ये गॉर को रोकता नहीं है। ये जानता था कि गॉर जीत चुका है और उसकी एक विश मांगते ही ये सभी गॉड्स मर जाएंगे। तो ये उसको रोकने के बजाय इसके पास जितना टाइम बचा होता है ये अपनी जेन के साथ बिता सकता है। हालांकि गॉर जब जेन और थॉर को देखता है तो इसको अपनी बेटी की याद आती है। सेम वे में इसकी बेटी भी मरी थी। और मेन चीज़ यहाँ पर ये थी कि वो जो स्वॉर्ड थी वो टूट चुकी थी और वही स्वॉर्ड अपने होस्ट को इविल चीज़ें करवाती थी। तो तलवार के टूटते ही गॉर के अंदर से वो पूरी इविलनेस भी चली जाती है, ये वापस से पहले जैसा बन जाता है। तो इस वजह से अब ये कोई ऊट-पटांग विश नहीं मांगता बल्कि इटर्निटी से अपनी ही बेटी को मांगता है। और फिर यहाँ पर आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। गॉर की जो बेटी आती है पानी में उसका रिफ्लेक्शन अपन देखते हैं तो वो काइंडा खुद इटर्निटी टाइप लग रही होती है। कंफर्म तो नहीं किया गया है कि ये कौन है बट इसके पास कुछ यूनिक पावर्स आ चुकी होती हैं। और अब अगर कॉमिक्स के हिसाब से इसको देखें तो शायद ये सिंगुलैरिटी हो सकती है और या फिर ये कैप्टन यूनिवर्स हो सकती है। इसका जो फॉर्म अपने को रिफ्लेक्शन में दिखा था वो कॉमिक्स में इन्हीं दोनों कैरेक्टर से मेल खाता है। सिंगुलैरिटी इसका इटर्निटी से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये मल्टीवर्स के कोलैप्स होने के बाद आसमान से टपकी थी। इसके पास काफी स्ट्रेंज पावर्स भी थी बट अदर वन जो है कैप्टन यूनिवर्स, वेल इसको इटर्निटी और इन्फिनिटी दोनों ने मिल के बनाया था कॉमिक्स में। इसको द गार्डियन ऑफ इटर्निटी भी बोलते हैं। बेसिकली एक पावर होती है, ये जिस भी बंदे को या बंदी को मिलती है वो कैप्टन यूनिवर्स बन जाता है। कॉमिक्स में एक बार पीटर पार्कर भी कैप्टन यूनिवर्स बना था बट अब शायद गॉर की बेटी को ये पावर मिली होती है। जो भी हो अपने को फ्यूचर में पता चलेगा। मेन चीज़ होती है कि थॉर एंड जेन ये गॉर से प्रॉमिस करते हैं कि इसकी बेटी का ख्याल रखेंगे क्योंकि गॉर अब मर जाता है उस नेक्रोसॉर्ड के कर्ज की वजह से। तो इसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता यहाँ पर। और इसके जस्ट बाद अपनी भाभी जेन ये भी स्वर्गवासी हो जाती है। मरने से पहले इसने थॉर के कान में कुछ खुसफुस करी थी। वेल किसी को नहीं पता कि इसने क्या बोला था। इसने बस अपना एक डायलॉग मारा था जो ये मूवी के स्टार्ट से ही प्रैक्टिस कर रही थी। अब ये डायलॉग क्या था ये तो फिलहाल पता नहीं है बट थॉर के हिसाब से वो परफेक्ट होता है। सो थॉर अगेन अपने लव्ड वंस को अपनी नज़रों के सामने मरते हुए देखता है। कितना झेलेगा बंदा यार। लेकिन इस टाइम एक चीज़ डिफरेंट होती है कि थॉर को अब एक जीने की वजह मिल गई होती है। मूवी के स्टार्ट में अपने को बताया गया था कि थॉर एकदम अकेला होता है, इसका कोई अपना नहीं होता, जो थे वो सब मर चुके थे। सो इसको अपनी लाइफ का मोटिव नहीं मिल पाता था बट अब गॉर की बेटी की वजह से इसको अपनी लाइफ में मोटिव मिल जाता है। नेक्स्ट शॉट में अपने को दिखाते हैं कि थॉर ये एकदम फादर की तरह गॉर की बेटी का ख्याल रखता है। और जिनको नहीं पता तो ये गॉर की बेटी ये एक्चुअल में क्रिस हेम्सवर्थ की रियल बेटी ही है।
इंडिया रोज हेम्सवर्थ, और जिनको ये भी नहीं पता कि कृष्ण ने इसका नेम इंडिया क्यों रखा, तो उसको और उसकी वाइफ को अपना इंडिया बहुत पसंद है, बस इसीलिए इसने अपनी बेटी का नेम इंडिया रखा था। सो मूवी में यहाँ पर इसका नया नामकरण भी हो जाता है आगे, लव। इसी के ऊपर मूवी का टाइटल रखा था लव एंड थंडर। और लास्ट सीन में थॉर ये लव के साथ फाइट करने भी जाता है वॉर में, जहां ये स्टॉर्म ब्रेकर लव को देता है और अपना म्योलनीर यूज करता है। ये हथौड़ा क्यों यूज करता है, इसका रीजन जहां तक जेन से ही होगा। पूरी मूवी में अपने को दिखाया था कि थॉर इसको अपने हथौड़े की बार बार याद आती थी, इसका पहला हथियार था वो, ये उसको देख के यूज करने का सोचता था, बट स्टॉर्म ब्रेकर हमेशा सौतन की तरह बीच में आ जाता था। तो अब जेन जो अब जा चुकी थी, तो शायद उसकी याद में ही ये म्योलनीर का यूज करता होगा। अब इसी पॉइंट से मूवी एंड हो जाती है, लेकिन फिर आता है एज यूजुअल एंड क्रेडिट सीन। यहाँ पर जैसा पहले बताया था मैंने कि ज़्यूस मरा नहीं था, वो सर्वाइव कर गया था। ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल थी, क्योंकि भाई वो गॉड ऑफ गॉड्स है, मतलब इमॉर्टल होगा। इतनी आसानी से अगर मर गया तो फिर क्या ही देवों का देव महादेव, इसी वजह से वो सर्वाइव कर जाता है। और एज यूजुअल जैसा थॉर ने भी पहले गेस किया था कि इसने जो किया था, भरी सभा के बीच में ज़्यूस की बेइज्जती करी थी, शायद उसकी वजह से सभी गॉड्स इसके पीछे पड़ जाएं। तो काइंड ऑफ वही होता है। ज़्यूस ये अपने बेटे को थॉर के बारे में बताता है। इसका बेटा और कोई नहीं, हरक्यूलिस ही होता है, अनदर ग्रीक गॉड। तो अब साफ क्लियर है कि इसके बाद हरक्यूलिस ये थॉर के अगेंस्ट जाएगा। कॉमिक्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ था आगे। एमसीयू में इसकी स्टोरी कब देखने को मिलेगी, वेल ये मत पूछना। लिख के तो आता है थॉर विल रिटर्न, बट सबको पता है कि इसके रिटर्न में बहुत ज़्यादा टाइम है। 4-5 साल तो नॉर्मल ही है, मतलब थॉर 5 के लिए अगर कभी बनी तो। इसके पहले थॉर बाकी किसी और प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल सकता है, जैसे क्वांटम मेनिया हो गया, या और कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा इनका, तो उसमें। फिलहाल लाइनअप में तो कैंग ही सबसे बड़ा विलन है, तो मे भी उसके अगेंस्ट थॉर देखने को मिले। पर इसके बाद अपने को सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें अपने को जेन फॉस्टर दिखाते हैं, जो कि मरने के बाद अब वल्हाला में आ चुकी होती है। मूवी में काफी टाइम इस वल्हाला प्लेस का नेम लिया गया था। एसगार्ड के जितने भी वॉरियर जंग के मैदान में शहीद होते हैं, वो सब वल्हाला में चले जाते हैं। आफ्टर लाइफ होती है इनकी। जैसे अपने को मून नाइट में फील्ड्स ऑफ रीड्स दिखाई गई थी, वो इजिप्शियन मैथोलॉजी की आफ्टर लाइफ होती है, वैसे ही नॉर्स मैथोलॉजी में वल्हाला होती है। यहाँ पर अपने को हेमडाल भी दिखता है, ये भी थेनोस के अगेंस्ट फाइट करते हुए मरा था। इस हिसाब से यहाँ पर लोकी भी होना चाहिए, बट किसी और को नहीं दिखाते। क्वेश्चन यही आता है कि जेन यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि ये कोई एसगार्डियन तो है नहीं। बट अपन सब देख चुके हैं कि जेन अपनी मर्जी से मरी थी। एसगार्ड को बचाने के लिए और सभी गॉड्स को बचाने के लिए इसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, तो इस वजह से उसको एसगार्डियन आफ्टर लाइफ में आने का मौका मिला। अब जेन फॉस्टर फ्यूचर में रिटर्न कर सकती है या फिर नहीं, ये फिलहाल तो पता नहीं, बट अपनी मून नाइट सीरीज में मार की आफ्टर लाइफ में जाके वापस से रियल लाइफ में आ गया था, तो इसलिए शायद जेन वापस आ सकती है। बट आई थिंक अगर ये मर गई है तो उसको मर जान दो, इसकी आत्मा को शांति दो। और जेन की एक तरीके से हैप्पी एंडिंग भी हो चुकी है, वल्हाला में अपनी पूरी आफ्टर लाइफ बिताएगी मस्त मगन होकर, और क्या ही चाहिए इसको। वेल, अब अगर शॉर्ट में बताऊं कि मूवी कैसी लगी, तो टू बी ऑनेस्ट थॉर की बेस्ट मूवी स्टिल रैग्नारॉक ही है। उसके सामने ये कुछ नहीं थी। फेज 4 चल रहा है, मल्टीवर्स का इतना चोचला चल रहा है, बट इस मूवी में कोई कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ थॉर की लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है। बोल सकते हो कि अपने को थॉर की लाइफ का एक चैप्टर दिखाया गया है बस, जहाँ पर अब थॉर काइंडा एक बाप बन चुका होता है। हालांकि अब इसकी और लव की केमिस्ट्री देखने में मजा आएगी फ्यूचर में, और वो लड़की इसकी रियल बेटी भी है, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये। वेल, मूवी को मैं 6-7 आउट ऑफ 10 ही दूंगा, क्योंकि सच्ची में बहुत ज़्यादा ऑसम मूवी नहीं थी जैसे रैग्नारॉक थी। बोला ही था मैंने, स्टोरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और क्रेडिट सीन का भी कुछ खास रोल नहीं था, क्योंकि हरक्यूलिस ये फेज 4 में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में मुझे आप अपने थॉट्स बताना कि मूवी आपको कैसी लगी, आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी या फिर नहीं। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।